सो वेल गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो बेसिकली हमारी होने वाली है बीए प्रोग्राम छात्रों के लिए जिनके पास इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस है, जो कि अभी सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसमें हम यूनिट 6 को आज थोड़ा डीपली पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने यूनिट 5 नहीं देखी अभी तक तो प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं आप हमारे चैनल पर। इसी से रिलेटेड आपको यूनिट 5 की वीडियो भी प्रॉपर मिल जाएगी एक्सप्लेनेशन के साथ, आप उसे रीड आउट ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक रहने वाला है, जो कि आपका यूनिट 6 है, पर्यावरण प्रदूषण। इसमें आज हम एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है एक तरह से, जैसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषणों का वर्णन कीजिए। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए, उसके अनुसार उत्तर देना सीखिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषणों का वर्णन कीजिए। जो भी हमारे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हम देखते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनका वर्णन कर रहा है, किस तरह के होते हैं वो, कौन कौन से प्रकार हैं उनके। ठीक है, अगला पॉइंट बनता है इसमें उसके कारण हमें पहले एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं हमारी दैनिक जीवन पर, उस पर हमें एक्सप्लेन करना है, और इसको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है उसके उपाय हमें बताना है। तो इसी क्वेश्चन में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी इसके रिगार्डिंग पढ़ा होगा। तो बचपन से लेकर अब तक हम प्रदूषण के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डीपली इसको पढ़ने वाले हैं, ताकि आगे जो हम आए हैं कॉलेज लेवल पर, तो कॉलेज लेवल के हिसाब से अगर हम उत्तर लिखेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो टीचर को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत से लिखा। तो इसके उत्तर में सबसे पहले देख लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश है, यानी जो पर्यावरण प्रदूषण है हमारा, पर्यावरण में जो भी जितने भी प्रकार के हानिकारक पदार्थ होते हैं जब वो मिल जाते हैं तो वही हमारा पर्यावरण प्रदूषण है, जो पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जो भी हमारे आसपास का जो तंत्र बना हुआ है, जिसे हम पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं, वो और एक दूसरा मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, यानी हानिकारक प्रभाव डाल रहा है। प्रदूषण के प्रकारों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला है हमारा वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, जो कि यह है वायुमंडल में हानिकारक गैसों, कणों और जैविक अणुओं की उपस्थिति है। यानी वायुमंडल में जब भी कोई हानिकारक गैस हो या कण हो या जैविक अणु हो, अगर मिल जाते हैं तो उससे हमारा वायु प्रदूषित होता है। ठीक है, तो अगला है हमारा इसका कारण क्या है। तो कारण में जीवाश्म ईंधनों का दहन, जो कोयला वगैरह लकड़ी वगैरह हम जलाते हैं उनका जो दहन होता है, उन्हीं से हमारा ये जीवाश्म ईंधन जुड़ा हुआ है, जैसे वाहनों, उद्योगों और बिजली संयंत्रों में। ठीक है, वाहनों में जो पेट्रोल वगैरह हम डलाते हैं, उससे जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है, उससे इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे पॉल्यूशन फैलने में। ठीक है, दूसरा है उद्योगों से जो रासायनिक धुआं निकल रहा है। तीसरा बिजली संयंत्रों में जो निकलता है उससे। ठीक है, औद्योगिक उत्सर्जन, जो भी अपशिष्ट वगैरह निकल रहा है उसके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। कृषि गतिविधियाँ, ठीक है, कृषि गतिविधियों में जैसे उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव हम करते हैं तो उससे हानिकारक कण अणु वायु में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा इससे इफेक्ट पड़ता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो आप भी जानते हैं जब भी कोई विस्फोट होता है बड़ा, तो उसमें कितना ज़्यादा धुआं निकलता है, तो उससे आपको सीधी सी बात है कि वायु प्रदूषण होना तो संभावित है। धूल भरी आंधियाँ, जब आंधियाँ आती है तो हमारा पर्यावरण उससे गंदा होता है। ठीक है, तो प्रभाव की बात कर ली कि हाँ भाई वायु प्रदूषण से क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे समाज पे। तो देखो, सबसे पहले है श्वसन संबंधी बीमारियां हो रही है। सांस से रिलेटेड जो भी हमारी बीमारियां फैलती है वो श्वसन संबंधित होती है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये दो बीमारियों के नाम बताए हैं जो कि सांस से संबंधित है, श्वसन से संबंधित, जो कि आजकल बुज़ुर्गों में ही नहीं, जवानों में, बच्चों में, सब में देखा जा रहा है। इसका रीज़न यही है कि आज के समय में हमारा जो वायु है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। ठीक है, हृदय रोग, अम्ल वर्षा, ओजोन परत का क्षरण, जलवायु परिवर्तन, पौधों और जानवरों का नुकसान। ठीक है, तो हृदय रोग हो रहा है, अम्ल वर्षाएँ हो रही है। ठीक है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है। ओजोन परत आपको पता ही होगा, हमारे ये जो सूर्य की किरणें आती है उन्हें प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन ला रही है, पौधों और जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, तो नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, आइए उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नियंत्रण के लिए सबसे पहले हमें जीवाश्म ईंधनों का कम उपयोग करना होगा। जो भी ऊपर हमने जीवाश्म ईंधन पढ़े, जो गाड़ियों से निकलते हैं, बिजली से निकलते हैं, जो भी हमारे उद्योगों से निकलते हैं, वही जीवाश्म ईंधनों का रूप है, तो उन्हें हम कम से कम यूज़ करना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। नवीकरणीय का मतलब होता है जिन्हें हम पुनः उत्सर्जित कर सकें, यानी जो एक बार ख़त्म हो जाए उसे दोबारा हम बना लेते हैं तो उसे नवीकरणीय बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जल की अगर मैं बात करूँ तो वो एक नवीकरणीय संसाधन है।
अगर एक बार वो यूज़ में आ गया तो उसे दोबारा भी यूज़ में लाया जा सकता है, ठीक है। फ़िल्टर करके हम उसे वापस भी यूज़ में ले सकते हैं। तो अगला है औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण हमें लाना होगा। जो भी हम फैक्ट्रियों में उत्सर्जन ला रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारा वायु पॉल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है, तो उस पर हमें नियंत्रण लाना होगा। वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों को लागू करना है। वाहनों के लिए कि हाँ भाई ये चीज़ आप यूज़ करोगे अपनी गाड़ियों में, मतलब नियम कानूनों की मानक लगानी पड़ेगी हमें, तभी जाके वाहनों से हमारा जो भी पॉल्यूशन फैल रहा है वो कम हो पाएगा। सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग किया जाए, जो बैटरी वगैरह से चलते हैं उनका उपयोग किया जाए। वृक्षारोपण सबसे ज़रूरी है मतलब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। वृक्षारोपण होता क्या है, बेसिकली पेड़ पौधे जब हम लगाते हैं तो उन्हें ही वृक्षारोपण कहते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे हम लगाएंगे तो उससे हमें भारी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, जो कि जो लेवल है पॉल्यूशन का वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। अब इसकी अगर बात की जाए तो यह जल निकायों जैसे नदियों, झीलों, महासागरों, भूजल में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश है। जो भी जल निकाय होते हैं, जैसे हम कहाँ कहाँ से जल प्राप्त करते हैं, नदियों से, झीलों से, महासागरों से, भूजल से हम प्राप्त करते हैं, तो इनमें अगर अवांछित कण चले जाते हैं, हानिकारक पदार्थ चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषण फैलता है। तो इसका कारण देख लेते हैं, क्या कारण है इसका जल प्रदूषण फैलने का। तो सबसे पहले है औद्योगिक अपशिष्ट। जो उद्योग होता है ना, वो हर प्रदूषण में अपना योगदान देता है। मतलब ये मान लो कि आपका अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उद्योग तो ऐसे आंख बंद करके लिख दो जैसे पीछे भी, ठीक है। घरेलू सीवेज, कृषि रसायन जैसे उर्वरक और कीटनाशक, तेल रिसाव जब हम करते हैं, प्लास्टिक से प्रदूषण फैलता है, ठीक है। खनन गतिविधियाँ, जो गड्ढा वगैरह खोदते हैं हम, पानी में मिट्टियाँ वगैरह चली जाती है, तो वही खनन गतिविधियों से बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। प्लास्टिक प्रदूषण लाइक हम नदियों, झीलों में अपना जो भी यूज़ किए हुए प्लास्टिक्स है उनको फेंक देते हैं, तो वो गलत चीज़ है। उसे हम रिसाइकल कर यूज़ भी कर सकते हैं, बट नहीं, लोगों की गलत आदतें हैं, कूड़ा जहाँ फेंकना वहाँ फेंक देते हैं, जहाँ नहीं फेंकना चाहिए वहाँ पे वो नहीं फेंकते हैं, तो ये गलत आदत है कहीं ना कहीं की। अगला है हमारा प्रभाव। इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है जल प्रदूषण, तो देखो जल जनित बीमारियाँ, एग्जाम्पल देते हैं, हैजा, टाइफाइड, ये 2 जल जनित बीमारियों का इसने एक एग्जाम्पल दिया है। तो जल से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि यही 2 है, एक एग्जाम्पल है आपके लिए। जलीय जीवन को नुकसान, जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे। पीने योग्य पानी की बहुत कमी हो रही है। पारिस्थितिकी तंत्र का धीरे धीरे करके विनाश होता जा रहा है, तो इसका प्रभाव ये पड़ रहा है। नियंत्रण के लिए अगर हम उपाय की बात करें तो औद्योगिक अपशिष्टों का उचित उपचार करना पड़ेगा हमें। जो भी उद्योगों से अपशिष्ट वगैरह निकल रहे हैं उनका हमें सही ढंग से उपचार करना पड़ेगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने होंगे, जो हम घरों में प्लांट वगैरह लगा लेते हैं छोटे छोटे, तो उनसे भी कहीं ना कहीं हद तक इफ़ेक्ट पड़ता है। कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम उपयोग करना है हमें। कृषि में जो रासायनिक तरीक़ों से बनाई जाते हैं कीटनाशक, उनका कम ही उपयोग करना है। जो नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं उनका हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तेल रिसाव को रोकने और साफ़ करना, ठीक है। तेल का जो बहाव होता है वो पानियों में बहा दिया जाता है, तो वो गलत है, ठीक है। तो उसे रोकना होगा, हमें सतर्कता रखनी होगी। प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। तो प्लास्टिक है वो सबसे बड़ा मेन सोर्स है पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन का, ठीक है। अगर हम उसे जलाएंगे तो वो वायु पॉल्यूशन का भी सोर्स बन जाता है। मृदा पॉल्यूशन का भी सोर्स प्लास्टिक ही बनता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे बात करें तो पहले पे औद्योगिक है, दूसरा हमारा प्लास्टिक ही आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है हमारा मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन। यह मिट्टी में हानिकारक पदार्थों का जमाव है। जब भी मिट्टियों में या सड़कों पे हम मिट्टियों में जो भी हम कूड़ा कचरा फेंक देते हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारा मृदा का प्रदूषण फैल रहा है बहुत ज़्यादा। अब उससे इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं आइए देखते हैं। कारण की बात की जाए तो जो औद्योगिक अपशिष्ट, तो ये तो हर जगह आना ही आना है। कृषि रसायन जो निकलते हैं, ठोस अपशिष्टों का अनुचित निपटान होता है। जो भी ठोस पदार्थ है जो गलते सड़ते नहीं हैं तो उनको हम यूं ही मिट्टियों में फेंक देते हैं, तो उनसे उनके गुणों की, जो मिट्टी के गुण होते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। खनन गतिविधियाँ और अम्लीय वर्षा, ये कुछ इसके मुख्य कारण थे जिससे मृदा पॉल्यूशन फैलता है। अगर हम इसकी प्रभाव की बात करें तो देखो मिट्टी की उर्वरता में सबसे पहले कमी लाएगा। अगर मिट्टी की उर्वरता में कमी होगी तो फसलों में हमारी दिक्कतें होने वाली है। अगर फसलों में दिक्कत होगी तो हम खाने में हमारी दिक्कत होगी। तो सीधी सी बात है, मिट्टी हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पौधों की वृद्धि में बाधा, पौधे जो होते हैं उनको बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों का प्रवेश, जो खाद्य श्रृंखला है हमारी चैन जो बनी हुई है उसमें प्रदूषकों का प्रवेश हो जा रहा है। भूजल प्रदूषण हो जा रहा है। भूजल का मतलब है जो भूमि के अंदर जल है, उनको इससे बहुत ज़्यादा
इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो अब अगला देख लेते हैं नियंत्रण के उपाय। अब इसे काबू में कैसे लाया जा सकता है। देखो, उच्च औद्योगिक अपशिष्टों का उचित उपचार करना पड़ेगा हमें, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम उपयोग करना होगा हमें। ठीक है, ठोस अपशिष्टों का उचित प्रबंधन करना होगा और पुनर्चक्रण, वृक्षारोपण, जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, तो देखो जैसे आपने कारण बताए ना, उन्हीं को नेगेटिव पॉजिटिव में लिख के आप नियंत्रण के उपाय भी बता सकते हो। तो ये एक हमें बेटर ऑप्शन मिल जाता है। या तो आप कारण अच्छे से समझ लो या फिर नियंत्रण के उपाय अच्छे से समझ लो। उसको अगर नियंत्रण समझते हो आप तो उसे आप नेगेटिव वे में लिख दो कारण, अगर आप पॉजिटिव में लिखना चाहते हो तो नियंत्रण के उपाय में वो आ जाता है। ठीक है, अगला है हमारा ध्वनि प्रदूषण, नॉइज़ पॉल्यूशन। तो ये अवांछित और अत्यधिक शोर है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। प्रदूषण का मतलब ये है जिससे किसी को हानि पहुंचती है, वही हमारा प्रदूषण है। ठीक है, तो ये क्या करता है, देखो अवांछनीय ये जो सुनी नहीं जा सकती, और जो अत्यधिक शोर करती है वही जो, इससे क्या होगा, मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और हमारा पर्यावरण भी इससे इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसके कारणों की मुख्य बात की जाए तो देखो ध्वनि से रिलेटेड एक ही चीज़ याद रखना, यातायात, वाहनों, हवाई जहाज़ों, ट्रेनों, इनसे जो भी हमारा शोर निकलता है पौ पौ का, तो वही इसका मेन सोर्स होता है। ठीक है, औद्योगिक गतिविधियाँ भी काफ़ी हद तक इसमें शामिल है, और निर्माण कार्य जब हम करते हैं, कोई भी घर वगैरह बनाना हो गया, कोई बिल्डिंग वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें भी बहुत आवाज़ें निकलती हैं। लाउड स्पीकर, घरेलू उपकरण। ठीक है, तो ये कुछ इसके कारण थे। प्रभाव की अगर बात करें, तनाव में इंसान रहता है, नींद में बाधा आती है उसको, सुनने की क्षमता में कमी आने लगती है, हृदय संबंधी समस्याएं उसे देखने को मिलती है, वन्य जीवों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। तो यानी वन्य जीवों को भी कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नियंत्रण के अगर उपाय की हम बात करें तो शोर के स्रोतों को नियंत्रित करना होगा, जैसे वाहनों के इंजन और औद्योगिक मशीनों को शांत करना होगा, शोर अवरोधक लगाने होंगे। ठीक है, शहरी नियोजन में शोर क्षेत्रों से आवासीय क्षेत्रों को अलग रखना होगा, ध्वनि प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ानी होगी, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, वो पौ पौ करते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि इससे इफेक्ट पड़ क्या रहा है। तो इसके लिए जागरूकता फैलानी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये एक न्यू है जो आपने अभी तक कम पढ़ा होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, अगर आप ये लिखोगे तो हाँ टीचर को लगेगा बच्चे ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, पढ़ के आया। तो वो तो बेसिक थे जो हमने ऊपर पढ़े, वो हम अपनी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं कक्षाओं में भी बहुत पढ़ चुके हैं। तो बात कर लेते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है। तो यह पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति है। ठीक है, तो पर्यावरण में जो भी रेडियोधर्मी पदार्थ आ जाते हैं तो उनसे क्या हो रहा है, रेडियोधर्मी प्रदूषण भी फैल रहा है। ठीक है, जिसे हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस यानी जो हम फ़ोन वगैरह चलाते हैं जिनसे रेडियस हमें निकलती है। ठीक है, तो वही होती है परमाणुओं से जो निकलती है रेडियस। तो समझ में आती होगी आप लोगों को, रोबोट 2.0 तो आप लोगों ने देखी ही होगी। रेडियस में क्या होता है, चिड़ियाओं को जो नुकसान पहुंचता है वही है हमारा, कैंसर जैसी बीमारियां हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो कारण की अगर हम बात करें, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से रिसाव जो होता है, जो भी उससे गंदगियाँ निकलती है, वो परमाणु हथियार परीक्षण जब हम करते हैं उससे इसका इफेक्ट पड़ता है। रेडियोधर्मी कचरे का अनुचित निपटान होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक हमारे सामान होते हैं जिनसे रेडियस निकलती है उनका अनुचित निपटान, चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग, ये इसके कुछ कारण थे। ठीक है, तो प्रभाव की बात करें, प्रभाव की तो इसमें कैंसर, अनुवांशिक परिवर्तन, जीवों की दीर्घकालीन नुकसान। ठीक है, दीर्घकालीन लंबे समय तक नुकसान होता है उनसे। दीर्घ का मतलब लंबा होता है, लघु का मतलब छोटा होता है। ठीक है, तो अगला है हमारा नियंत्रण के उपाय। अब इसको काबू में कैसे लाया जा सकता है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, रेडियोधर्मी कचरे का सुरक्षित निपटान, परमाणु हथियार परीक्षणों पर प्रतिबंध, रेडियोधर्मी पदार्थों के उपयोग को विनियमित करना। यानी सेम अगर आपने कारण पढ़ लिए तो आप नियंत्रण के उपाय भी इजीली लिख सकते हो। अगर आपको नियंत्रण के उपाय पता है तो कारण तो इजीली उसको नेगेटिव वे में लिख ही सकते हो। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, और शुरू से एंड तक वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल आप लोगों के लिए हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहेगा। यूट्यूब एक खोज हमेशा आपके साथ रहेगा। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का तो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा,
उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। पार्ट 3 भी आने वाला है कुछ ही टाइम में, तो उसके लिए वेट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके अपना बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।